कोनिचिवा अमीना। तो आज की इस वीडियो में हम रीज़ीरो सीज़न 3 कोर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी जस्ट एंड हुआ है। इस कोर में ऑफिशियली 8 एपिसोड थे, लेकिन टेक्निकली आप उसको 10 ही समझिए, क्योंकि पहला एपिसोड 90 मिनट का था और अगर आप उस 90 मिनट को 30-30 मिनट के 3 सेगमेंट में कर दीजिएगा तो टोटल आ जाता है 10 एपिसोड। तो आपके मन में अभी ये सवाल ज़रूर होगा कि दूसरा कोर आखिर कब आएगा और उसमें कितने एपिसोड होंगे। तो दूसरा कोर आएगा 5 फरवरी 2025 से और उसमें भी 8 ही एपिसोड होंगे। ये रिव्यू वीडियो मेरी बाकी रिव्यू वीडियो से थोड़ी अलग होगी, क्योंकि मैं फाइनल वर्डिक्ट तो अभी दे नहीं सकता, क्योंकि सीज़न 3 अभी आधा ही हुआ है और उसको पूरा होने में भी टाइम है। तो एज अ फ़ैन मैं सिर्फ इस वीडियो में डिस्कशंस करूँगा सीज़न 3 के बारे में कि मेरे थॉट्स क्या थे और आगे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके सेकेंड कोर से। स्टोरी के बारे में बात करने से पहले मैं खाली एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि आप नोटिस किए होंगे कि एनिमेशन स्टाइल और कैरेक्टर डिज़ाइंस में थोड़ा फ़र्क है पिछले 2 सीज़न से। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके डायरेक्टर चेंज हुए हैं सीज़न 3 से। पहले 2 सीज़न्स को डायरेक्ट किया था मासाहारू वातानाबे ने, लेकिन अब सीज़न 3 से इसके नए डायरेक्टर हैं मासाहिरो शिनोहारा। कैरेक्टर डिज़ाइंस में भी आपने चेंजेस नोटिस किए होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैरेक्टर डिज़ाइनर भी चेंज हुए हैं और नए कैरेक्टर डिज़ाइनर हारुका सागावा हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की ओर। पहला एपिसोड 90 मिनट का था, जो कि एक अच्छी चॉइस थी, क्योंकि नए कैरेक्टर आर्क्स और नए स्टोरी आर्क को सेटअप करने में समय काफ़ी लगता है और ये एपिसोड हमें वो समय अच्छे से प्रोवाइड करता है, जिसमें इस बार प्राइमरी फोकस है मास्टर सोर्ट्समैन राइनहार्ड वैन एस्टेरिया और एस्ट्रिया फैमिली पे। उसके बाद एक सेपरेट स्टोरी लाइन चल रही है गारफील्ड की। इस बार हमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं, स्पेशली एस्ट्रिया फैमिली से रिलेटेड, कि कैसे मास्टर सोर्ट्समैन की जो डिवाइन प्रोटेक्शन है वो इनकी फैमिली में इनहेरिटेड है। वो इनहेरिटेंस में जनरेशन दन जनरेशन पास होती रहती है। हमें इस सीज़न में ये भी बताया जाता है कि थेरेसा वैन एस्टेरिया की मृत्यु कैसी हुई थी, क्योंकि एक सवाल तो था ही कि अगर उनके पास मास्टर सोर्ट्समैन की डिवाइन प्रोटेक्शन थी उस समय, तो वो वाइट वेल से हार कैसे गई। इसका भी जवाब इस सीज़न में दिया गया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्पॉइलर में नहीं घुसने का, क्योंकि ज़्यादा स्पॉइलर में बात करने से हो सकता है कुछ लोग जो वीडियो देखने आए हैं उन्होंने अभी तक इस सीज़न को चेकआउट नहीं किया है, तो उससे हो सकता है कुछ स्पॉइल हो जाए, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। स्टेज सेटअप कर दिया गया है और स्टेक्स एट ऑल टाइम हाई है, क्योंकि इस बार लगभग सभी इन्वॉल्व हैं। जितने रॉयल सिलेक्शन कैंडिडेट्स हैं सब इस प्रिस्टेला वाटरगेट सिटी में हैं और जितने आर्च बिशप हैं वो सब इधर हैं। कोर 1 ने इनके शोडाउन को सेटअप कर दिया है कोर 2 के लिए। इन अ क्लासिक रीज़ीरो फैशन इस बार भी हमें काफ़ी सारे नए इस स्टोरी लाइन के मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि इज द शिन आर्च बिशप ऑफ लस्ट कैपेला एमरादा लगुनिका a member of supposedly wiped out लगुनिका रॉयल फैमिली। इसके साथ साथ जो शिन आर्च बिशप ऑफ रैथ है सीरियस रोमानी कॉन्टी, मेरे को लग रहा है ऐसा कि वो एमिलिया की वो जो आंट थी मदर फॉर्टूना, पॉसिबली वही हो सकती हैं। मेरा गेस तो यही है। इसके बाद वो मिस्टीरियस इंडिविजुअल जिसने वाटर गेट को खोला था एपिसोड 5 में। तो आइए अब हम अपने मेन कैरेक्टर नात्सुकी सुबारू के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो पिछले सीज़न 2 और सीज़न 3 के इवेंट्स में 1 साल का फ़र्क है और इस 1 साल में इसने अपने आप को काफ़ी फिजिकली इम्प्रूव किया है ट्रेनिंग वगैरह करके। अब देखिए, सुबारू के पास तो कोई ऐसी पावर है नहीं शामा को रिटर्न बाय डेथ को छोड़कर, लेकिन रिटर्न बाय डेथ से वो क्या ही उखाड़ लेगा, क्योंकि वो मरने के बाद सिर्फ टाइम लूप स्टार्ट कर देता है। तो उससे सिर्फ इसे एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ इसे एक्स्ट्रा पावर तो मिलती नहीं है, इसलिए इसे फिजिकली ट्रेन करना पड़ रहा है अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन अब ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और इसे अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा भरोसा भी है, क्योंकि इसके साथ लोग हैं, कंपेनियंस हैं, जो कि इसकी कमियों को पूरा कर देते हैं। और इसकी प्लानिंग एबिलिटीज़ भी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं। अभी अच्छे से प्लान कर लेता है, सिचुएशन को अच्छे से ग्रैस्प कर लेता है और उससे कैसे निकलना है उसको अच्छे से फिगर आउट भी कर लेता है। अब इसे आप इस तरीके से समझिए, जैसे आप किसी शहर में नए जाएं तो उस शहर के बारे में आपको शुरू में कुछ पता नहीं होता है, तो आपको कुछ महीने उधर दिक्कत होती है, लेकिन जब आप उधर एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर ले, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ, मैं इधर उधर अब आराम से अकेले नेविगेट कर सकता हूँ, अब मैं ज़्यादा समझता हूँ इस जगह को पहले से। वही इसके साथ भी है। ये दुनिया इसके लिए पहले काफ़ी नई थी, लेकिन अब ये इस दुनिया और इसकी फैंटेसी एलिमेंट्स और इसके जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी इसमें झमेला चल रहा है, उससे ये काफ़ी फेमिलियर हो चुका है। तो अब इसके लिए ये सब पहले से थोड़ा आसान है। तो अब हम बात कर लेते हैं सीज़न 3 के इवेंट जिस सिटी में हो रहे हैं, वाटरगेट सिटी प्रिस्टिला के बारे में। तो जितना अभी हमें पता है कि ये सिटी एज अ ट्रैप मैकेनिज्म काम करती है, जिसके लिए इसे इस तरीके से डिज़ाइन ही किया गया है कि इसे अगर किसी भी विच या विच बीस्ट को यहाँ कैप्चर कर लिया जाए तो सिटी को फ्लड करके उसे यहाँ कैप्चर कर लिया जाएगा। हमें अभी बस इतना ही पता है कि यहाँ विच के रिमेन्स हैं
और वो जिस भी विच के हैं, सटेला के तो होंगे नहीं क्योंकि रिमेन्स डेड व्यक्ति के होते हैं और सटेला अभी भी जिंदा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि विच के रिमेन्स से ये सारे सीन आर्चबिशप आखिर करेंगे क्या, इनका एंड गोल क्या है, आखिर ये अभी ही क्यों इकट्ठा हुए और इनका आखिर में प्लान असल में क्या है, ये भी हमें नेक्स्ट कोर में पता चल ही जाएगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सीजन 3 के एनिमेशन और डायरेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले डायरेक्शन पर बात करूंगा क्योंकि नए डायरेक्टर हैं इस बार, और ये जो नए डायरेक्टर हैं इनके स्टोरी बोर्ड्स और इनका जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। इनका जो सेटिंग दिखाने का और एक्शन सेट पीसेस को जो सेटअप करने का तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है। इस कोर का सबसे स्ट्रॉन्ग एपिसोड 5 था। हमें लगातार ही अच्छे एक्शन एनिमेशन कट्स एपिसोड 2 से लेकर लगातार एपिसोड 6 के शुरुआत तक देखने मिले हैं, लेकिन उसमें एपिसोड 5 स्टैंड आउट करता है। खासकर उसमें शिन आर्चबिशप ऑफ लस्ट का जो मॉर्फिंग एनिमेशन था वो बहुत ही लाजवाब था। एनिमेटर्स ने उसमें अपना 100% दिया। रीजीरो में कैरेक्टर एक्टिंग एनिमेशन शुरू से ही उसकी एक हाईलाइट रही है और ये सीज़न भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। उल्टा मुझे इस बार लग रहा है कि कैरेक्टर एक्टिंग में इन्होंने और भी इम्प्रूवमेंट किया है। उसका वजह ये भी हो सकता है कि पहले 2 सीजन्स को देखे मुझे काफ़ी समय हो गया, तो हो सकता है मैं कुछ भूल भी चुका हूँ। तो ओवरऑल एक्शन एनिमेशन और कैरेक्टर एनिमेशन सब इस बार भी टॉप नॉच है और कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करती। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीज़न 3 पार्ट 2 में जो नेक्स्ट बिग फाइट्स आने वाली हैं उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखे, जैसे राइनहार्ट वर्सेस रेगुलस में। बाकी जितने भी आर्चबिशप के साथ बैटल है उसमें भी हमें टॉप टियर एक्शन एनिमेशन देखने मिले, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो फाइनली इतना ही कहूँगा कि ये भी एक रीजीरो की तरफ से सॉलिड सीजन रहा और आगे भी मैं यही मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगा इस शो से। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।